हेलो दोस्तों, मैं दीपक पुरी आपका स्वागत करता हूं श्री क्लासेस में। आज 17 तारीख हमारा मैथ्स का एग्ज़ाम था और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छा करके आइएगा। जिन्होंने साल भर तैयारी की है और कल रात को रिवीजन कर लिए होंगे फार्मूला का, है ना, और जो भी वीवीआई क्वेश्चंस दिए गए थे, अगर उनका आपने रिवीजन किया होगा तो ज़रूर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। अब अगला एग्ज़ाम 18 तारीख साइंस का, है ना। साइंस के एग्ज़ाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, कैसे हम लोग आज एक ही दिन में रिवाइज करें, है ना, और हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए एग्जाम में, कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको वीवीआई क्वेश्चंस पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा इसमें, और वही पीडीएफ में हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो कृपया एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और दोस्तों के बीच में शेयर भी कर देंगे ताकि आपके साथ साथ उनको भी वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कोटेशन के साथ, जैसे हम लोग हर बार करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फॉरगेट द मिस्टेक्स एंड रिमेंबर द लेसन्स। इसका मतलब कल जो आपका आज जो आपका मैथ्स का एग्जाम आप लोग दे के आए हैं, उसमें जो भी गलतियां हुई, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट में गलती हुआ हो, है ना, या फिर हैंड राइटिंग में गलती हो गया हो, या ओएमआर सीट में थोड़ा मिस्टेक हो गया हो, तो उन मिस्टेक्स को भूल जाना है। लेकिन क्या याद रखना है, उन मिस्टेक से जो आपको सीख मिली, है ना, उन मिस्टेक से जो आपको सीख मिली उसको आपको पक्का याद रखना है। ठीक है मेरे दोस्त, उस मिस्टेक्स से जो भी आपको सीख मिली उसको याद रखना है। और हमको मिस्टेक्स में पीएचडी करना तो है नहीं, हम लोग उस मिस्टेक्स को क्या करेंगे, दोहराएंगे नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझे, फॉरगेट द मिस्टेक्स एंड रिमेंबर द लेसन। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द श्री क्लासेस। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलिए ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ हमने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड करा दिए। ठीक है, इंग्लिश में भी वही सारे क्वेश्चंस हैं और हिंदी में भी वही क्वेश्चंस हैं, है ना, ट्रांसलेट करके लिख दिया गया है। और ये टोटल 50 क्वेश्चंस है मेरे दोस्त, है ना। ये 50 ऐसे वीवीआई क्वेश्चंस हैं जिनके पूछे जाने की पूरी से पूरी संभावना है। ठीक है मेरे दोस्त, ये 50 क्वेश्चंस हैं। इस 50 क्वेश्चंस को आप आज रात में ही रिवाइज कर लेंगे। मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट में मेरे दोस्त एग्जाम दे के आएंगे वो भी रिवाइज कर लेंगे, और जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं वो कुछ अभी और कल सुबह तक भी रिवाइज करके जा सकते हैं। ये 50 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, वो सारा इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है मेरे दोस्त, बस इतना मात्रा आप रिविजन करके चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव्स का भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव्स भी कहीं ना कहीं इसी के आसपास से पूछे जाते हैं, और जो बच्चे साल भर मेहनत किए होंगे उनके लिए तो कुछ है ही नहीं मेरे दोस्त। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या करना है आपको, आपका जो बुक है गोल्डन, आपका जो बुक है गोल्डन, इस गोल्डन का, है ना, लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर, लास्ट 5 ईयर्स, या फिर कहते हैं लास्ट 5 नहीं पॉसिबल नहीं है तो लास्ट 3 ईयर्स का, कम से कम 3 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एमसीक्यू का देख के जाना है ना दोस्त। लास्ट, है ना, 3 ईयर्स का, हाँ लास्ट 3 ईयर्स का सिर्फ एमसीक्यू देख के जाना है मेरे दोस्त, एमसीक्यू देख के जाना है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख के जाने हैं, आज रिवाइज कर लेना है ना। और सब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, तो सब्जेक्टिव के लिए हमने आपके लिए इतना सारा पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, तो इसको जरूर इतने सारे क्वेश्चंस को मात्र देख लीजिएगा, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का रिविजन हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो हम आपके लिए एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा है ना कि यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे हिंदी में अभी एक्सप्लेन करने का, क्योंकि मेरे बिहार बोर्ड के अधिकतम दोस्त जो है, विद्यार्थी जो हैं, छात्र जो हैं, ये हिंदी माध्यम में ही लिखते हैं। ठीक है, उनमें कुछ हैं जो इंग्लिश में भी लिखते हैं, तो इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से समझ लेंगे। वैसे भी एक्सप्लेन तो हम हिंदी में ही करेंगे, है ना, ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। तो अपवर्तन के नियम को तो लिखना है ना। अपवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है, और साथ साथ अपवर्तन के साथ आपको, है ना, परावर्तन का भी देख लेना है। अपवर्तन के साथ साथ परावर्तन के नियम को भी देख लेना है, ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में, या तो अपवर्तन या तो परावर्तन का नियम, इस तरह से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है।
ठीक है दोस्त। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो नेत्र का सामंजन क्षमता है कि दूर की चीज़ है ना और वो नज़दीक की चीज़ों को फोकल लेंथ को एडजस्ट करके हम लोग साफ साफ देख पाते हैं, इसी को सामंजन क्षमता कहते हैं, है कि नहीं। तो सामंजन क्षमता के बारे में भी आप आराम से लिख देंगे, ये सब 2 मार्क्स क्वेश्चन है। उसके बाद आता है फ्लेमिंग बामहर्स्ट नियम। फ्लेमिंग बामहर्स्ट नियम क्या है, इसको आप लोग अच्छे ढंग से लिख दीजिएगा वहाँ पे। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की विशेषताएं, तो जितने भी विशेषताएं हैं कि नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्र का एक दूसरे को काटता नहीं है ना, नहीं काटने के पीछे कारण क्या है ये भी लिख देंगे, है ना। इसके बाद क्या कहते हैं, जितना मैग्नेट से दूर जाते हैं उतना चुंबकीय बल, है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जहाँ घना होता है वहाँ पर चुंबकीय बल ज़्यादा होता है। ये सब जितने भी नियम हैं 5-6 नियम आप लोग जैसे 2 मार्क्स में पूछेंगे तो कम से कम 4 पॉइंट्स अगर आप लिख देते हैं तो आपके लिए ये भी काफ़ी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर को जब आप डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर को जब आप परिभाषित करेंगे तो उस टाइम में इस बात का गौर करेंगे कि उसका एसआई मात्रक भी साथ में लिखेंगे, एसआई यूनिट भी साथ में लिखते चलना है। ठीक है मेरे दोस्त, एसआई यूनिट को भी साथ में लिख के चलना है। ठीक है, और एसआई विद्युत शक्ति के साथ साथ अगर आप विद्युत विभव और विद्युत धारा का भी परिभाषा और एसआई मात्रक याद कर ले, इसके अलावा प्रतिरोध, मतलब विद्युत वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में जितने भी एसआई मात्रक हैं सबको आपका सबका एसआई मात्रक आपको देख के जाना है, क्योंकि एसआई मात्रक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, है ना। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, है ना, क्या है इसके बारे में हम लोग इसका डिफिनीशन लिख देंगे। साथ साथ जब इसका उदाहरण देंगे, इसका जब हम लोग एग्जाम्पल देंगे तो बैलेंस्ड केमिकल फार्मूला के साथ देंगे। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के साथ देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप अवक्षेपण के साथ साथ आप और क्या चीज़ कर सकते हैं, तो उभय विस्थापन दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी आप याद कर सकते हैं, उसका भी है ना आपको एग्जाम रिएक्शन, है ना, उसका भी रिएक्शन आपको देख लेना है, रिएक्शन सबका देखना है। लेकिन रिएक्शन लिखते समय याद रखिएगा कि अगर आप बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो आपको नंबर कटने के चांस बिल्कुल ही जीरो रहता है ना, नंबर कटने के चांस बिल्कुल ही जीरो हो जाते हैं आपके। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समजात श्रेणी क्या है, समजातीय श्रेणी क्या होता है, तो होमोलोगस सीरीज क्या है ना, और ये होमोलोगस सीरीज का 1-2 एग्जांपल देख लीजिएगा। होमोलोगस सीरीज क्या है, ये तो बहुत ही आसान है, कार्बन चैप्टर से। उसके बाद मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटीन, पेंटेन, इसके अलावा आप, है ना, ब्रोमोपेंटेन, है ना, ब्रोमोपेंटेन, जैसे कि हम इंग्लिश वाले में आपको मेंशन कर दिए थे, हिंदी वाला एक्चुअली क्वेश्चन पेपर पहले बन चुका था, तो इंग्लिश वाले में मैंने थोड़ा सा चेंजेस लाया था, है ना, वो देख लीजिए आप इसमें, उस वाले क्वेश्चन में क्या क्या है। यहाँ पे मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर अगर आप आते हैं यहाँ 36, ब्रोमोप्रोपेन, बेंजीन, एसिटल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन, पेंटेनल, पेंटेनॉन, पेंटीन, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनॉल, ये जितना भी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जितना भी फंक्शनल ग्रुप है उस सब का स्ट्रक्चर आपको बनाने आना चाहिए, है ना, उस सब का एक बार रिवीजन कर लेना है, एक एक स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के, एक एक संरचना सूत्र बना के आपको क्या करना है, देख लेना है। उसका संगणित सूत्र यानी कि कंडेंस फार्मूला आपको लिखने आता है या नहीं आ रहा है, ये भी आपको देख लेना है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बेंजीन और साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, इसका तो भूलना ही नहीं है ना। बेंजीन का फोटो आप लोग अच्छे ढंग से कार्बन डाल के बना लीजिएगा उसमें, है ना। अल्टरनेट में पाई बॉन्ड्स पड़ता है, आपको ये पता है ना, और हाइड्रोजन ऐसे करके लग जाते हैं जितने भी कॉर्नर वो कि इसको कार्बन को बता रहे हैं। और इसका फार्मूला C6H6 जो फार्मूला है इसको भी एकदम, है ना, देख के जाना है, जहाँ भी आप सूत्र लिखेंगे वहाँ पर फार्मूला को क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है धमनी और शिरा में अंतर, धमनी और शिरा में अंतर। तो ये बचपन से ही बचपन से नहीं, मतलब शुरू से ही आप लोग याद करते आते हैं, सेशन के स्टार्टिंग से ही, तो आप लोग ये आराम से कर सकते हैं। अगला है ओजोन परत की क्षय के कारण क्या है। एक और क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन पेपर में आगे मिलेगा कि ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है। ओजोन परत में 3 कार्बन के एटम्स होते हैं, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, और इसका निर्माण कैसे होता है, तो ये आपको पता ही होगा मेरे दोस्त कि ऑक्सीजन को परावैगनिक किरणें तोड़ देती हैं ऑक्सीजन प्लस O में, बाद में ये O2 O के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, O3, यही हमारा क्या है, ओजोन है। तो इस ओजोन परत का निर्माण ऐसे होता है, और ओजोन परत का क्षय के कारण क्या है और प्रभाव क्या है, ये आपको जरूर देख लेना है। इन जितने भी क्वेश्चन है ओजोन रिलेटेड, ओजोन परत से रिलेटेड, ओजोन लेयर से रिलेटेड, वो यही सब है। ओजोन का निर्माण कैसे होता है, ओजोन के निर्माण में
मतलब क्षय के कारण क्या है और उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्वपरागन और परपरागन में अंतर, ये हो जाएगा है ना आराम से। इनमें कम से कम दो अंतर कम से कम याद कर लेना। उसके बाद पादप हार्मोन, जो 4 पादप हार्मोन है, ऑक्सिन, जिबरेलिन है ना, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड है ना, ये चारों जो एसिड हैं, चारों जो हार्मोन है, इनके नाम के साथ साथ इनका कार्य को भी आपको देख लेना कि क्या क्या इनका कार्य है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे हम लोग बढ़े। तो मिश्र धातु क्या है, अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु क्या है। तो मिश्र धातु क्या है ये आपको देख लेना है, इसका परिभाषा, और कम से कम 2 मिश्र धातु के बारे में उसके उदाहरण में लिख देना। ठीक है, उसके बाद विद्युत धारा क्या है ये देख लेना है, उसका असाई मात्रक क्या है ये हम बात कर चुके हैं। अपवर्तनांक को परिभाषित करें, अपवर्तनांक को परिभाषित करने के साथ साथ आपको ये 16 और 17 नंबर क्वेश्चन को मर्ज किया जा सकता है, मतलब मिलाया जा सकता है। अपवर्तनांक क्या है और हीबरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका इस कथन का क्या अभिप्राय है, ये 2 क्वेश्चंस को आपको मिला के दे दिया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे हम लोग देखते हैं। सूर्योदय के समय है ना, सूर्य रक्ताभ है ना, वाई सन अपीयर्स ब्लडी रेड एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका रीजन भी आप आराम से बता सकते हैं। इसके अलावा है ना कि आकाश नीला क्यों नजर आता है ना, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं है ना, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनको आकाश काला क्यों नजर आता है, ये सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते थोड़े। और तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये तो फेमस क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ठीक है, उसके बाद वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, है ना, या फिर आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, वाहन में जो पीछे देखने के लिए, या फिर वाहनों में किस दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आप इसका आंसर भी बखूबी लिख सकते हैं। उसके बाद है नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाना है। तो एग्जाम में ना नेफ्रॉन के अलावा न्यूरॉन भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूरॉन आपको अगर याद हो है ना, न्यूरॉन का फोटो थोड़ा सा आप थोड़ा अच्छे ढंग से बनाएंगे, डेंड्राइट वगैरह ये सब, सेल बॉडी, ये एक्सॉन और ये नर्व एंडिंग जो होता है, सॉरी नर्व एंडिंग वाला जो पार्ट है, ये सारा पार्ट एकदम अच्छे से बना के है ना आपको दिखा देना है कि कैसा होता है न्यूरॉन का। इसका अगर लिखने के लिए बोला जाए तो इसके बारे में भी लिख देंगे, इनका क्या फंक्शन क्या है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे है ओजोन के अवक्षय का क्या कारण है। तो ये तो हो ही गया हमारा। कायिक प्रवर्धन क्या है, इसके बारे में लिख देना है। इसके अलावा मुकुलन के बारे में आप देख सकते हैं। हाइड्रा और विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन है ना, अमीबा में क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद किण्वन क्या है, जाइलम फ्लोएम में अंतर क्या है, ये सब सारा बायो का क्वेश्चन है, आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। ये सब जनरल रूप से सारे कोचिंग क्लासेस में सारे जगह रिवाइज करवाए ही जाते हैं और बच्चों को जनरल याद हो ही जाता है। तो आप भी एक बार रात में रिवाइज जरूर कर लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है CO2 का और N2 का, ये इलेक्ट्रॉन बनाना है। साथ साथ आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जैसे क्लोरीन का 2 8 7 है ना, सोडियम का 2 8 1, जनरली ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक है ना कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको भी आप क्या करके जाएंगे, रिवाइज कर लेंगे। 1-2 क्वेश्चन आपको हो सके ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया है तो क्या है, तो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया दोनों आपको देख लेना है और दोनों के एक एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन का भी उदाहरण के तौर पे आपको याद कर लेना है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़े। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा में उपयोग है ना, दोनों का उपयोग और दोनों का सूत्र के बारे में भी देख लेना है कि सूत्र क्या है, अच्छे से सूत्र याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप बेकिंग सोडा के बारे में और धोने के वाले सोडे के कर ही रहे हैं, तो साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर को भी नहीं भूलेंगे है ना, ब्लीचिंग को भी कर लेंगे। इसके साथ साथ आप है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम को भी देख लेंगे। मतलब वो जो पेज है NCERT के बुक से आप पढ़े हुए, वो 2 पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको उसके उपयोग और उसके केमिकल फार्मूला के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, इसको अंतर के रूप में भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों में अंतर क्या है, इस तरह से भी करके आपको पूछा जाता है, तो आप आराम से लिख सकते हैं इसके बारे में। उत्सर्जन की अभिक्रिया क्या है, आराम से लिख दीजिएगा। इसमें उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या क्या कहते हैं, इसका प्रोडक्ट क्या क्या होता है, ये सब है ना। इसके अलावा मूत्र का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को एक्सप्लेन करने के लिए कभी कभार पूछा जा सकता है, तो आप वो 27 नंबर क्वेश्चन में वो भी थोड़ा ध्यान दे देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस का क्या है, इसमें समीकरण जो इन्वॉल्व है, समीकरण को सचित्र दिखाइएगा, सचित्र कहते हैं मतलब पूरा एकदम बैलेंस्ड करके जरूर दिखाएंगे उसको मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के साथ अभिक्रिया क्या होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज है, तो ये सब आप आराम से लिख सकते हैं, वही है ना, एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर 2 से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है श्वसन और दहन में क्या 2 अंतर लिखें, तो श्वसन दहन में 2 अंतर आराम से लिख सकते हैं। किसी बात किसी चालक के प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी आप आराम से लिख सकते हैं।
आर बराबर रो एल बाई ए, है ना। और यहाँ पर एल क्या करता है, एल का किसको सूचित करता है, इंडिकेट करता है, ये किसको करता है, रो क्या होता है ना। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर, ये सब सारा जितना क्वेश्चन है, तो जो बच्चे आराम से सालों भर थोड़ा भी रिवाइज किए होंगे तो उनके लिए आज रिवाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे भी नहीं है तो आप आज क्वेश्चन उठा के बस इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, कल का एग्जाम वो यकीनन बहुत ही अच्छा जाएगा आपका मेरा दोस्त। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। तो अगला है उत्तल लेंस को अभी सारी लेंस क्यों कहते हैं ये देख लेना है, दर्पण के बारे में भी थोड़ा सा देख लेना है। और आपको चित्र है ना, जो दर्पण वाला चित्र है हमारा, दर्पण वाला और लेंस वाला, उसमें जो तीसरा और छठा, यानी कि जो हमारा इसमें सी वाला पोजीशन वाला होता है कि इसका फोटो जब वस्तु सी पे होता है तो सी पे ही बनता है उसका इमेज, है ना, और उल्टा बनता है, ये सब सारा जो गुण है सी वाला आपको देख लेना है। और एफ और पी के बीच वाला जो कंडीशन था, ये दो कंडीशन का आपको भी देख लेना है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए उसके अलावा लेंस में भी आप यही कर सकते हैं, लेंस में भी तीसरा और छठा जो है वो भी आपको देख लेना है, तीसरा और छठा फोटो, है ना, जो कि हम बार बार आपको बताते हैं कि ये वीवीआई है और बार बार सीबीएसई बिहार बोर्ड पूछती भी है। ठीक है, उसके बाद आ जाए हम लोग तो ओम के नियम को लिखें। ओम के नियम को आप आराम से लिख सकते हैं। प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। एक्चुअली यहाँ पर था कि ओम के नियम को लिखना और साथ साथ ग्राफ भी बनाना है और उसको स्थापित, है ना, सत्यापित करना है मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आहार श्रृंखला क्या है और उसके बारे में उदाहरण देना है। उसके बाद है रक्त के दो कार्य लिखे, आराम से आप लोग लिख सकते हैं, ये सब ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। ब्रोमोप्रोपेन और बेंजीन का संरचना सूत्र, है ना, ब्रोमोप्रोपेन और बेंजीन का, तो ये क्वेश्चन हम रिपीट कर दिए हैं। इसमें और क्या क्या हम जोड़ दिए थे, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, है ना, ये सब जोड़ देना है। ठीक है, तो ये सब इसमें आपको रिवाइज कर लेना है एक बार। ठीक है, कार्बन चैप्टर को तो अच्छे से रिवाइज कर लेना है आपको। उसके बाद एनोडीकरण क्या है, साथ साथ आप देख सकते हैं गैल्वेनीकरण, है ना, मैंने गैल्वेनाइजेशन, है, जस्तीकरण क्या है, एनोडीकरण के साथ साथ आप जस्तीकरण भी देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, जस्तीकरण क्या होता है। ठीक है मेरे दोस्त, जस्तीकरण को भी आपको देख लेना है। ठीक है, एनोडीकरण में क्या होता है और जस्तीकरण में क्या होता है। उसके बाद आप एनोडीकरण जस्तीकरण करने के पीछे जो अभिप्राय है, क्या फायदा है, ये भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। उसमें दृष्टि दोष क्या है ना, आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये बहुत ही भी आई है। ठीक है, तो इसको दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण क्या है, इसके संशोधन की विधि क्या है, ये आप लिख सकते हैं आराम से। कौन सा लेंस हम लोग यूज करते हैं, ये इसके बारे में तो जरूर से जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, तो आपको मोटर के पीछे सिद्धांत क्या है वो लिख देना है। प्रिज्म से होकर वो गुजरने वाली रेखा, ये देख लेना है। इसके अलावा आपको प्रकीर्णन, है ना, मतलब डिस्पर्सन, और क्या कहता है ग्लास स्लैब से होने वाले, है ना, जो रिफ्रैक्शन है उसके बारे में ध्यान से देख लेना है। ये दो जो रिफ्रैक्शन था ऐसे वाला, ये भी आपको रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, है ना, शीशे की सिल्ली से जो रिफ्रैक्शन हो रही थी वो वाला भी देख लेना है। ठीक है, और प्रिज्म से जो 7 कलर का होता है वो तो करना ही करना है ना, प्रिज्म से जो 7 कलर जो टूटते हैं, है ना, ये तो आपको डायग्राम देख ही लेना है एकदम आराम से कि यहाँ से कैसे, है ना, 7 में टूटता है, सबसे ज़्यादा झुकाव किसका होता है, सबसे कम झुकाव क्या होता है, ये भी आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो अब आता है क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी में, है ना, संयोजित दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपको बताना है कि अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं, ध्यान समझिएगा। इस तरीके से है, यहाँ से ये वाला आपका डायग्राम है। मतलब जी आपको फॉर्मूला डिराइव करना है कि कोई, है ना, 3 प्रतिरोध अगर समांतर में लगे हुए हैं, है ना, कोई 3 प्रतिरोध अगर समांतर में है तो इनके लिए जो फॉर्मूला है 1/RP बराबर, है ना, R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, आपको पता है। तो ये फॉर्मूला को आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो मेरे दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में जनरली, 4 नंबर, 5 नंबर में, 6 नंबर में भी ये पूछा जाता है। तो आपको एक डायग्राम, छोटा सा डायग्राम बना के और इस फॉर्मूला को आपको सत्यापित कर देना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कल के लिए भी हो सकता है, तो इसको ध्यान से देख लेना है आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का क्या, है ना, मतलब होता है, इसको लिख देना, उसका 2 उदाहरण के बारे में लिख देना। उसका अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम और लोहे के अयस्क का नाम लिखे, एल्युमिनियम और लोहे का जो अयस्क है नाम लिख देना, साथ साथ उनका जो सूत्र है वो भी आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे अगर याद हो तो लिख देना, नहीं अब पूछा जाए तो लिखना ही लिखना है, अगर याद हो तो जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, समावेय किसे कहते हैं, समावयता किसे कहते हैं, ये आपको देख लेना है। पेंटेन और ब्यूटेन के समावेय का नाम लिखना है। तो आपको जैसे पता है कि पेंटेन के 3 समावेय होता है ना, आपको पेंटेन पता है कि पेंटेन के कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो तीनों के बारे में लिख देना है। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, तीनों के बारे में लिख देना है। इस तरह से ब्यूटेन के कितने होते हैं, ब्यूटेन के 2 होते हैं, है ना, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, तो दोनों का फोटो बना के और लिख देना है इनके बारे में।
ठीक है। इनका संरचना सूत्र और इनका फॉर्मूला तो सेम ही होता है, समवायी तो वही तो होता है कि नहीं। जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो उसी को हम लोग समवायी यानी कि आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो आपको पेंटेन और ब्यूटेन का दोनों का समवायी देख लेना है, ठीक है मेरे दोस्त। आगे हम लोग बढ़े तो निषेचन की प्रक्रिया को समझाना है तो आराम से समझा सकते हैं, और सचित्र समझाना है तो आप आराम से वो वाला जो फोटो था आपके बुक में है ना, जो ऐसे करके है थोड़ा, यहाँ पर एक्चुअली ये बनाने में थोड़ा है, तो आप लोग पेंसिल से अच्छे ढंग से साफ से बनाइएगा। यहाँ पर जो पोलन ग्रेन आता है ना, परागकण आता है, वहाँ से नली बन के ये फिर जाके ओवरी से होते हुए ओविल में जाके मिल जाता है। बाद में ओवरी का क्या होता है, ओविल का क्या होता है, इसका नाम क्या है, स्टिग्मा का ना, वर्तिकाग्र, ये सारा चीज़ आपको लिख देना है नाम बना के, और इसके बारे में फिर फोटो बना के बता देना है, सॉरी बारे में थोड़ा सा लिख देना है कि कैसे कैसे निषेचन की प्रक्रिया होता है, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद अगला है लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर ये भी लिख लेना है। साथ साथ जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, तो इसके बारे में लिखना है, और जो फीमेल वाला है ना, इजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो इसके बारे में भी आपको नाम याद रहना चाहिए दोनों के बारे में। इसके अलावा जो फूल का डायग्राम है वो भी थोड़ा आपको देख लेना है ना, पुष्प वाला जो डायग्राम वो भी। इसके अलग अलग क्वेश्चन है, पोषी स्तर क्या है ना, पोषी स्तर क्या है, तो आपको पोषी स्तर का परिभाषा लिख देना है। साथ साथ एक आहार श्रृंखला बना के उसके बारे में अलग अलग पोषी स्तर के बारे में आपको समझाना है, ठीक है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेरे दोस्त। अगला है पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र का सचित्र समझाए है ना, सचित्र मतलब चित्र सहित आपको समझाना है कि मानव पाचन तंत्र में है ना क्या क्या है। तो ये मानव पाचन तंत्र जब आप बनाएंगे है ना, तो उस टाइम में आपको क्या करता है, डायग्राम अच्छे से बनाना है, डायग्राम अच्छे से बनाना है, और डायग्राम बनाने के साथ साथ हर पार्ट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे आमाशय का है ना, उसके बाद आप चले जाते हो छोटी आंत बड़ी आंत, मतलब जिसका भी जो भी फंक्शन है उसके बारे में लिख देना है। यानी कि कम से कम आधा पेज से ज़्यादा, यानी कि 10-12 लाइन कम से कम आपको इसके बारे में लिखना होगा मेरे दोस्त, ठीक है। अगला है प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको CO2 की जगह और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें, ठीक है। प्रतिवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है ये तो आप याद करते ही आए हैं, तो इस दोनों के बारे में भी आपको लिख देना है कि प्रतिवर्ती धारा कम से कम 2 अंतर है ना आपको याद होना चाहिए, प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा। अगर आपको अंतर के रूप में परिभाषा के रूप में याद है तो जरूर परिभाषा के रूप में ही लिख दें, लेकिन लिख दें। अब एक क्या काम करना है मेरे दोस्त, ये से यही 50 क्वेश्चन था है ना, इसी का इंग्लिश में आपको ऊपर मिल जाएगा मेरे दोस्त, ऊपर इंग्लिश में PDF भी है, ठीक है। तो आप इंग्लिश के वाला भी देख सकते हैं आराम से, ठीक है, आपको PDF मिल जाएगा है ना। ये मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं वीडियो थोड़ा लंबा नहीं करना चाहता है ना, वीडियो लंबा करने के पीछे फिर आप थोड़ा बोर फील करिएगा, इसलिए हम वीडियो छोटा कर दिए हैं। लेकिन आपको अगर कोई डाउट हो तो आराम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो मैंने इसे इरेज कर दिया है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, तो यही सब है। इसका PDF वैसे आपको आज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा है ना, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, दीपक श्री क्लासेस, तो आप वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से भी, या फिर आप मुझे पर्सनली भी है ना मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ऑल द बेस्ट है ना, और अच्छे से लिख के आना है, ठीक है मेरे दोस्त, अच्छे से लिख के आना है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना, और घबराना तो बिल्कुल नहीं है, खुश रहिए हमेशा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।